नेताओं का बीमार होना बड़ी खबर क्यों हो जाती है? निजी जीवन में भले उसकी बीमारी का बहुत फर्क ना पड़े, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उसकी उपस्थिति और उसकी अनुपस्थिति का फर्क पड़ता है। हर आदमी अपेक्षा करता है कि आप समय दें, मिलें, तो इस तनाव को आप सब कैसे झेल पाते होंगे? परिवार तो मान लेता है कि भाई हम तो अपने उस परिस्थिति में उसके साथ हैं। सार्वजनिक जीवन में उसकी जब तक छवि नहीं बन जाएगी तब तक वो हर पल परीक्षा देता है। तमाम व्यस्तताओं के बाद भी आप लोग कैसे अपनी हेल्थ पे कैसे कितना ध्यान दे पाते हैं? और मैं आपदाओं में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। शरीर को स्वस्थ रखो। फिट रहने के लिए आप क्या करते हैं दिन? चलने में विश्वास करता हूँ, डाइट कंट्रोल कर लो और ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, ये फालतू काम में मैं नहीं पड़ता। मैं संयमी जीवन का पक्षधर हूँ। अगर एक बड़ी दुश्मन है जो चाय, उस चाय से कैसे बचते हो? मैं किसी की मर्जी से खाने का काम नहीं करता। तो भोजन और भजन ये मेरी मर्जी से, बाकी सब दुनिया की मर्जी से। सर, ये बड़ी खबर होती है कि नेताओं के स्वास्थ्य बिगड़ जाए। जैसे अभी ट्रंप के बारे में जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कल उनका एक बयान आया है कि ट्रंप 79 ईयर में भी एकदम फिट है, मगर यदि बीमार होंगे तो उनकी जिम्मेदारी मैं सारी लेने के लिए स्वस्थ हूँ, मैंने तैयार हूँ। तो नेताओं का बीमार होना बड़ी खबर क्यों हो जाती है? ये जिम्मेदारी जनता की दी हुई जिम्मेदारी है। हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में उसका ज़्यादा महत्व भले ना हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आपकी अनुपस्थिति का और आपकी उपस्थिति का दोनों का भी फर्क पड़ता है। हम भले कोई निर्णय की स्थिति में उस समय ना हो, लेकिन जो रोज़मर्रा के काम है, जो छवि है, उसमें लोग जनप्रतिनिधि को, और खासकर अगर कोई मंत्री है तो उसकी उपस्थिति को चाहते हैं कि वो रहे। और इसलिए मुझे लगता है कि निजी जीवन में भले उसकी बीमारी का बहुत फर्क ना पड़े, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उसकी उपस्थिति और उसकी अनुपस्थिति का फर्क पड़ता है। नहीं, ये तो निश्चित है कि आप लोग बहुत व्यस्त ज़िंदगी जीते हैं और हम हर आदमी आपसे अपेक्षा करता है। हमने भी आपसे अपेक्षा की आप सुबह आ जाएं, टाइम पे आ जाएं। कई आपके शेड्यूल और होते हैं, हर आदमी अपेक्षा करता है कि आप समय दें, मिलें। तो इस तनाव को आप सब कैसे झेल पाते होंगे, कैसे सबको अकोमोडेट करते हैं? देखिए, परिवार तो सहमत हो जाता है। जब आप सार्वजनिक जीवन में जाते हैं तो सबसे पहले तो वो परिवार ही भुगतता है जी। तो परिवार ही तय करता है कि हमें तो इसी के साथ चलना है, जो अच्छा करे बुरा करे, कैसे आए कैसे जाए। मतलब मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मेरी माताजी से किसी ने कहा, मैं छात्र जीवन से जिस प्रकार की राजनीति थी उसको सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, नए लोग नहीं जानते होंगे। तो मेरी माताजी से लोगों ने कहा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि जब ये सब करते हैं, मुकदमे बनते हैं, जेल जाते हैं और अनिश्चितताएँ रहती हैं। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी सरल भाषा में कह दी, भैया उन्हें तो मानना नहीं है, तो हम लोगों ने तय कर लिया है, जैसा वो है उसमें हम उनके साथ हैं। तो परिवार कमोबेश सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं, उनका परिवार तो मान लेता है कि भाई हम तो अपने उस परिस्थिति में उसके साथ हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उसकी जब तक छवि नहीं बन जाएगी तब तक वो हर पल परीक्षा देता है, हर दिन नहीं, हर पल। और इसलिए उसकी किसी भी अनुपस्थिति का क्या अर्थ लिया जाएगा, ये कहना बहुत कठिन है। कोई कहते मैं बीमार हूँ, आप अर्थ लगा लें कि साहब बीमारी का बहाना बना लिया, तो वो सफाई भी नहीं दे पाता। तो सार्वजनिक जीवन में ये तकलीफ़ें हैं, इसलिए ये चुनौती है। अगर हाँ साख है, और साख कोई 2 दिन में तो नहीं बनती है, उसके लिए तो समय चाहिए। बिल्कुल। मगर इस तमाम व्यस्तताओं के बाद भी आप लोग कैसे अपनी हेल्थ पे कैसे कितना ध्यान दे पाते हैं और उसके लिए कैसे तैयारियां करते हैं? मुझे लगता है कि मूल्यों की राजनीति करने वालों के लिए ये बहुत सामान्य बात है। शरीर स्वस्थ होगा तब आप दूसरे का मदद कर पाएंगे। मैं आपदाओं में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा की बात कहता हूँ कि शरीर को स्वस्थ रखो। अगर कोई परिस्थिति आए, यहाँ पर भी कोई डिजास्टर हो, तो मैं मंत्री के नाते नहीं बचूंगा। अगर होगा तो सबके साथ होगा। और बीमारी भी मंत्री देख के नहीं आएगी, किसी को देख कर नहीं आएगी। इसलिए बीमारी और दुर्घटना वो सब पर आनी है। आप अगर उससे बचे रहोगे तो फिर मदद कर पाओगे, अन्यथा कोई दूसरी तुम्हारी मदद करेगा। तो यदि आप ये चाहते हो कि हम किसी भी परिस्थिति में अपना सबल नेतृत्व दें, तो भगवान से भी मांगना चाहिए और खुद से भी ये बात तय करना चाहिए कि मैं नेतृत्व करने के लायक मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो बीमारी है तो इलाज है और डॉक्टर हैं तो इलाज है, इसलिए हमने डॉक्टर कॉन्क्लेव किया है। पहला जी पूछे कि आप फिट रहने के लिए या तरोताज़ा ऐसा रहने के लिए आप क्या करते हैं दिन भर? मैं बहुत चिंता नहीं करता, लेकिन मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ
तो चलने में विश्वास करता हूँ। भोजन को से अगर मान लो मैं नहीं चल पाता तो एक बार खाऊंगा, 2 बार नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं कोई भय के कारण नहीं करता कि डाइट कंट्रोल कर लो और ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए। ये इस फालतू काम में मैं नहीं पड़ता। जो बहुत पैरामीटर्स बताए जाते हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, बुरा ना माने, ये बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं संयमी जीवन का पक्षधर हूँ। अब आप श्रम नहीं कर पा रहे हैं तो भोजन को आधा कर दीजिए, एक सिंपल सी थ्योरी है। तो मैं उस आधार पर अपने जीवन को ठीक रखता हूँ। शाम को चलता हूँ, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन कुछ चीज़ें नियमित करता हूँ। ध्यान कर लेता हूँ, बाकी भोजन का संयम है, बाहर नहीं खाता हूँ, लहसुन प्याज खाता नहीं हूँ तो कुछ खाने का सवाल नहीं है। पहले एक गड़बड़ थी, आधा पौन किलो मीठा एक दिन में खाता था। आधा पौन किलो? हाँ, आधा पौन किलो। तो मेरे जो गुरुदेव की समाधि हुई तो अचानक मैंने उस दिन से शक्कर और गेहूँ पे और गेहूँ छोड़ दिया। मुझे वरदान साबित हो गया। तो वो जब तक थे तब भी देते रहे, जाते समय भी वो देकर चले गए। मैं कृपा मानता हूँ। पर हम नरसिंहपुर के लोग गुड़ ना खाएंगे तो फिर कैसे रह पाएंगे? नहीं, गुड़ खाता हूँ। शक्कर छोड़िए, गुड़ नहीं छोड़ा। अच्छा, मगर एक जो अभी हम सब सारे डॉक्टर्स को सुन रहे थे, सबने कहा कि एक नियमित दिनचर्या तो होना चाहिए, मगर एक बड़ी दुश्मन है जो चाय। और मुझे लगता है कि आप लोगों को दिन में 25-50 जगह जाना पड़ता है और हर जगह चाय ऑफर तो की जाती है। उस चाय से कैसे बचते हो? नहीं, मैं इस मामले में बड़ा स्पष्टवादी रहा हूँ। मेरा स्वभाव सब जानते हैं। मैं किसी की मर्जी से खाने का काम नहीं करता। मेरे गुरुदेव कहते थे कि भोजन और भजन ये तुम्हारे हैं, बाकी जीवन भले से दुनिया का हो। तो भोजन और भजन ये मेरी मर्जी से, बाकी सब दुनिया की मर्जी से। तो कुछ शेड्यूल पालन कर पाते हैं खाने पीने का कि कब किस वक्त खाना है, सुबह किस समय खाना है, शाम के किस वक्त खाना है? नहीं, एक मैं व्रत बहुत करता हूँ। तो हाँ, व्रत बहुत करते हैं। तो 8 बजे के बाद भोजन करके खाता हूँ, ज़्यादा लेट खाता नहीं। लेकिन कभी नहीं खाया तो लेट खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे गुरुदेव मुझे ऐसा जीवन बना के गए हैं कि मैंने सुबह 5 बजे भी भोजन किया है, ऊपर 3 घंटे सो गए और फिर दूसरे काम में लग गए। लेकिन ये एसिडिटी हमको कभी नहीं हुई। हाँ। सुबह 5 बजे खा रहे हैं, 6 बजे खा रहे हैं, 3 बजे खा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो डॉक्टर साहब वगैरह जो लोग बोलते हैं आप लोग कि वो जो 14 और 16 घंटे की फास्टिंग है, अगर वो साइकिल पूरा हो रहा है तो आप कितने बजे भी खाइए, आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे वो बाद में समझ में आई, ये परिभाषा मुझे समझ में नहीं आती थी। लेकिन हम जब आसन पर रहते थे तो खुद ही मेहनत करते थे और पता चला कि सुबह हो गई सत्संग में तो सुबह रात का भोजन सुबह 6 बजे हो रहा है। पर जो होता ये था कि पूरे 24 घंटे में पता चला कि 22 घंटे कुछ खाए ही नहीं, तो वो चल जाता था। मगर एक और बड़ी चीज़ अभी डॉक्टर्स के डिस्कशन से निकल के आई कि आज की ज़िंदगी में तनाव बड़ा घातक है। और मुझे नहीं लगता कि नेताओं से बड़ा और आप लोगों से बड़ा तनाव किसी के पास होता होगा। बड़े बड़े उतार चढ़ाव, झटके, टिकट मिलना नहीं मिलना, चुनाव जीतना हारना, वो जो तनाव होता है, तो उन तनाव को कैसे आप झेल पाते हैं या कितना तैयार रहते हैं झेलने के लिए? झेल चुके तब तो इतनी उम्र में स्वस्थ है। अब इतने इसके बाद तो कोई तनाव आना नहीं है जितना तनाव लोग कहते हैं। मैं तो कभी तनाव में रहा नहीं। मैं भाग्यशाली लोगों में हूँ, कभी टिकट मांगने गया नहीं। मेरे क्षेत्र एक रहे नहीं, हारने का कभी डर नहीं रहा, हारने सदैव तैयार रहा हूँ। देखिए, हारने का भय ना हो तो कोई तनाव नहीं है। अच्छा। हारने का भय है तो दारू भी बांटोगे, पैसा भी बांटोगे, झूठ भी बोलोगे, पाँव भी पड़ोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे। तो मैं अगर आपको हारने का भय नहीं है, हाँ, तो सब पर कोई तनाव नहीं है, बढ़िया मस्त रहिए। मैंने कमाल है, आप भी इतनी साफ साफ बातें कर देते हैं कि इतनी गालिब ने लिखा था कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। आपका कोई एक क्षेत्र रहा नहीं, आपने मध्य प्रदेश के 3, 4, 5 जगहों से लोकसभा के चुनाव लड़ लिए, नई जगह से विधानसभा का चुनाव लड़ लिए। तो मगर फिर भी आपने पूरा प्रदेश तकरीबन घूमा हुआ। हम यहाँ हेल्थ कॉन्क्लेव के लिए बात कर रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की हालात हैं, सामने हमारे मंत्री जी बैठे हैं, राज्य मंत्री जी, राजेंद्र शुक्ला जी भी यहाँ आने को थे मगर किसी नहीं आ पाए। मगर आपको क्या लगता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर मध्य प्रदेश किस जगह पे और कितना कुछ किया जाना बाकी है अभी? देखिए, उसमें करने की गुंजाइश है, इसे स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं। राजेंद्र जी होते, हमने विधानसभा में राजेंद्र जी ने स्वीकार किया, नरेंद्र जी का एक उत्तर में सुन रहा था, इन्हें भी स्वीकार किया। लेकिन जो होना था, जब हमको समय मिला, हमने क्या किया और बाकी लोगों ने क्या किया। आप मेडिकल कॉलेज हो, मैं अच्छे से ध्यान में भारत सरकार की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री जब 2014 में बने तो उन्होंने 3 मैप बनाई।
3 लोकसभा के बीच में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए पहले चरण में, और वो डेजिग्नेटेड बाकायदा डिमार्केशन के साथ में हुए वो। फिर उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में आपको डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए, तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको मेडिकल के लिए बुक कर दीजिए। फिर आपकी पीएससी की तरफ आप जाइए, ये उन्होंने एक मॉडल बनाया। फिर राज्य ने कुछ मॉडल को उस पर क्लब किया और आज वो नंबर बढ़ गया। लेकिन जो चैलेंज था वो चैलेंज किसी ने इसके पहले एड्रेस नहीं किया कि आप कॉलेज तो खड़ा कर दो, कोई फैकल्टी आपके पास है नहीं। एक फैकल्टी है जो 3-3, 4-5, 5-5 कॉलेजों में उनके नाम लिखे हुए हैं, वो जाते नहीं हैं, दस्तखत करने का पैसा लेते थे, ये मुझे अच्छे से पता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें थी उसको चैलेंज को अगर किसी ने एड्रेस किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया। उसने कहा कि पहले पीजी की सीट बढ़ाओ, और एक पीजी की सीट में कितने करोड़ रुपए देने पड़ते हैं ये डॉक्टर से पूछो जो बेचारे करके बैठे होंगे। और जो 2-2, 5-5 करोड़ रुपया देगा तो वो कमाएगा, पर सेवा कैसे करेगा? तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। यदि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मैन पावर नहीं है, मैन पावर है तो वो गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है। मुझसे कोई कहता है कि इस डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं है, तो मैं उससे ये नहीं कहता कि मैं करवा दूंगा, मैं कहता हूँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तुम नाम बताओ, पोस्टिंग में करा दूंगा। वो सहमत है क्या गांव रहने के लिए? वो गांव में रहने के लिए तैयार नहीं है। मेरा बेटा होगा तो मुझे दिल्ली और मुंबई और भोपाल और इंदौर में पोस्टिंग चाहिए, और गांव में जाकर नेतागिरी करता हूं मैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चलेगा। और इसलिए जब एक व्यापम का सबने विरोध किया, बिल्कुल जब मैंने कहा था तो मैंने मानवीय आधार पर कहा था, मेरा ही एकमात्र बयान था, जिसकी लोगों ने तो मन ही मन खूब गालियाँ दी होंगी मुझे, लेकिन मैंने कहा था कि इनको डिफेंड करना चाहिए। उनके प्रवेश का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनने 5 साल अगर एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ लिया, उनके माँ बाप ने इन्वेस्ट कर दिया पैसे को, तो आखिर वो हैं तो डॉक्टर ही ना। प्रवेश का तरीका गलत होगा, गलत करने वाला को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कोई आदमी 5 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा है तो वो कॉम्पिटेंट मेडिकल ऑफिसर है। आप उसको समझौता करो कि तुमको 20 साल ग्रामीण क्षेत्र में ही रहना होगा, जो तुम्हारी सजा है, लेकिन उसकी डिग्री छिन जाने दो, ये तो राज्य का नुकसान है। तो ये से मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमें कमियों को पूरा करना है तो हमको कुछ बेहतर तरीके से सोचना होगा। कोई उंगली उठाएगा, ये व्यापम के लोगों की पैरवी करे, फालतू बातें नहीं, ऐसे चलती रहेंगी बातें। लेकिन हमें कुछ प्रैक्टिकल काम करने होंगे, और वो काम सरकार कर रही है, और मध्य प्रदेश सरकार का रोड मैप बेस्ट रोड मैप। क्योंकि अभी आपने जिन हालातों की बात की वो हालात तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं सुधरे हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हो रहा, मगर उन पर काम, अस्पताल है मगर डॉक्टर नहीं है, मशीनें हैं मगर चलाने वाले नहीं हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी विसंगतियां अभी बरकरार हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अभी सर नरेंद्र भाई आएंगे तो वो अपनी संख्या बताएंगे। जी। अभी जितनी पोस्ट जो ने एडवर्टाइज की हैं, हाँ। उसका एक्चुअल नंबर नरेंद्र भाई बताएंगे। पर मुझे जानकारी है कि वो संख्या थोड़ों में नहीं है, वो हज़ारों में है, 10-20-25 हज़ार से 30 हज़ार से ज़्यादा है। और मैं ये बात मानता हूँ, और बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, विसंगतियों से असहमति नहीं हो सकती, बिल्कुल। लेकिन उसके रास्ते क्या निकालेंगे, हम उसको कैसे दुरुस्त करेंगे, सरकार इस पर काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।